फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 8 हिस्ट्री का 5वां चैप्टर। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेज़ जो नीति बना रही थी और लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा था। नवाबों की जो सत्ता थी वो किस तरह से छीनती चली जा रही थी। किसानों पर, सिपाही पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा था। अब अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी तो फिर इसके विषय में जनता क्या सोच रही थी। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। अब आज का जो अगला पॉइंट है वो है बगावत फैलने लगी। तो हम जानते हैं कि ये जो विद्रोह शुरू हुआ था सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ था। ये मेरठ में जब शुरू हुआ था बैरकपुर से, तो वहाँ के धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ के आसपास के इलाकों में भी ये विद्रोह बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा था। ये जब विद्रोह बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा, ये विद्रोह लोगों को अंग्रेजी सरकार को ये सोचने के लिए विवश कर दी कि अब उनका जो शासन है यहाँ से समाप्त होने वाला है। लोगों को ये पूरा विश्वास हो गया, भारतीय लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि अब अंग्रेज़ों को हम लोग यहाँ से खदेड़ देंगे, अब अंग्रेजी शासन का अंत होने वाला है। इस तरह से जब विद्रोह अन्य क्षेत्रों में आसपास के और इलाकों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा, तो हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ फैलता है। ये जो है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ आसपास के इलाके में ये बहुत ज़्यादा फैलने लगा। और फिर वहाँ के जो आसपास के जो कस्बा था, गांव था, वहाँ के लोग भी इस विद्रोह में, इस बगावत में अपना समर्थन देने लगे थे। अब वो क्या करने लगे कि जो वहाँ के स्थानीय नेता थे, जमींदार थे, मुखिया थे, उनके पीछे पीछे जो ये गांव के लोग थे, कस्बा के लोग थे, उनके साथ संगठित हो गए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उनके साथ एकजुट हो गए और वहाँ से यानी कि भारत से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने का पूरा प्रयास करने लगे। इसी से संबंधित हम देखते हैं कि स्वर्गीय जो पेशवा बाजीराव थे, उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। नाना साहब जो हैं वो कानपुर में अपनी सेना को इकट्ठा करते हैं और वहाँ से ब्रिटिश सैनिकों को उस शहर से निकाल देते हैं, खदेड़ देते हैं। फिर हम आगे देखते हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो कि लखनऊ के गद्दी से हटा दिए गए थे, उनके बेटे थे बिरजिस कद्र को अब क्या हुआ, नया नवाब बना दिया गया। जब बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया तो बिरजिस कद्र भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसी तरह से जो उनकी माता थी बेगम हज़रत महल, वो भी इस विद्रोह में पूरा सहयोग देती हैं, पूरा समर्थन देती हैं। फिर तात्या टोपे थे, वो भी इस विद्रोह में अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने में अपना समर्थन, पूरा सहयोग देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी थी अवंती बाई। अवंती बाई जो थी वो 4000 सैनिकों का फौज तैयार करती हैं। तो ये जो है कितना सैनिकों का फौज, 4000 सैनिकों का फौज तैयार करती हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये उसका नेतृत्व करती हैं। उनका भी इस विद्रोह में, इस बगावत में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। फिर ये जब विद्रोह बहुत ज़्यादा लोगों को एकजुट होने के लिए विवश कर दिया, लोग एकजुट होने लगे और अंग्रेज़ों का जो संख्या था वो बहुत कम था और इसके विपरीत जो भारतीय लोगों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा था। अब अंग्रेज़ों के हर जगह, हर क्षेत्र में बहुत से ऐसे क्षेत्र थे, उनका जो इलाका था, उनका जो डेरा था, वहाँ पर भारतीय जो हैं अपना कब्जा करते चले जा रहे थे। अब इन्हें पूरा विश्वास हो गया भारतीयों को कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म होने वाला है। तो इसी से संबंधित 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कर्नल टाइटलर थे, वो अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजते हैं। तो कर्नल जो थे वो किसे टेलीग्राम भेजते हैं, तो कमांडर इन चीफ को वो भेजते हैं कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या जो है लगातार लड़ाई से थक गई है,
एक एक गांव जो है हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो इनका कहने का अर्थ था कि अब अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ों का जो संख्या है वो बहुत कम है, और हर क्षेत्र में अब भारत के जो हर एक गांव, हर क्षेत्र में जो ये विद्रोह फैलता चला जा रहा है, तो हमारे जो लोग हैं वो लड़ लड़ के थक गए हैं, क्योंकि अब हमारे खिलाफ सभी लोग हो गए हैं। जैसे ज़मींदार हैं वो भी हमारे खिलाफ हो गए हैं, गांव के लोग जो हैं वो भी सब हमारे खिलाफ हो गए हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ये भविष्यवाणी करते हैं। ये कहते हैं कि जल्द ही अंग्रेज़ों का जो शासन है वो ख़त्म हो जाएगा, जल्द ही अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म होने वाला है। तो ये कौन कहे थे? अहमदुल्ला शाह, जो कि फैज़ाबाद के मौलवी थे। फिर हम देखते हैं बरेली के सिपाही थे वक्त खान, ये भी इस विद्रोह में पूरा अपना सहयोग देते हैं। और बिहार के पुराने ज़मींदार थे कुंवर सिंह, वो भी इस विद्रोह में अपना समर्थन देते हैं, और अंग्रेज़ों की सत्ता को समाप्त करने में, अंग्रेज़ों का शासन को समाप्त करने में, अंग्रेज़ों की अस्तित्व को हिलाने में इनका भी पूरा सहयोग रहता है। अब हम आगे देखते हैं कंपनी का पलटवार। अब जब इतना हर क्षेत्र में अंग्रेज़ों का शासन बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा था जैसे कि अंग्रेज़ों का शासन अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज़ जो है, कंपनी जो है, वो अपना हिम्मत नहीं हारी। वो अपना जो कहेंगे कि हिम्मत नहीं हारी, और वो किसी भी हालत में वो नहीं चाह रही थी कि भारत से उनका शासन ख़त्म हो। अब कंपनी जो है पूरी ताकत लगा देना चाहती थी कि किसी भी तरह से इस विद्रोह को कुचल दिया जाए, इस विद्रोह को समाप्त कर दिया जाए। और वो कई तरह से, हर जगह से, हर क्षेत्र से अपने फौज मंगवाती है, विद्रोहियों को जल्द से जल्द सज़ा देने का पूरा कानून, नए नए कानून बनाने लगती है कि किसी भी तरह से इस विद्रोह को समाप्त किया जाए, इस विद्रोह को कुचल दिया जाए। अंत में क्या होता है? सितंबर 1857 को दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाती है। यानी कि हम देखते हैं कि पहले इस तरह का माहौल हो गया था कि भारतीय जो जनता थी वो अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म होने ही वाला है, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस कंडीशन में भी अपना हिम्मत, अपना हौसला नहीं छोड़ती है, वो हार नहीं मानती है, और फिर क्या करती है? सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर कब्जा कर लेती है, और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाया जाता है। उन पर मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है, और उनके बेटे को उनके आँखों के सामने ही मार दिया जाता है। फिर अक्टूबर 1858 में रंगून के जेल में उनकी पत्नी जो हैं बेगम जीनत महल, उन्हें भी वहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और इसी जेल में नवंबर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफ़र की मौत हो जाती है। तो बहादुर शाह जफ़र की जो मौत होती है कब होती है? नवंबर 1862 ईस्वी में। रंगून जेल में भेज दिया जाता है जीनत महल और बहादुर शाह जफ़र को कब? अक्टूबर 1858 ईस्वी को। अब हम देखते हैं कि यहाँ का जो माहौल है ये पलट जाता है, मतलब कि कंडीशन जो है, यहाँ का जो माहौल है तख्ता पलट जाता है, और फिर ये अंग्रेज़ों के हाथ में, कंपनी के हाथ में ये आ जाती है। धीरे धीरे मार्च 1858 ईस्वी को क्या होता है कि लखनऊ जो है अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाती है। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शिकस्त हो जाती है, यानी कि उन्हें मार दिया जाता है, और झांसी भी उनके कब्ज़े में चला जाता है। अंग्रेज़ अब धीरे धीरे क्या करते हैं कि इस माहौल में अब लोगों का जो है विश्वास वो जीतना शुरू कर देते हैं। अब वो अंग्रेज़ क्या करते हैं? लोगों का विश्वास जीतने का पूरा प्रयास करते हैं। अब अगला पॉइंट है विद्रोह के बाद के साल,
यानी कि जब हम यहाँ देख रहे हैं कि नवंबर में 1862 ईस्वी में जीनत महल और बहादुर शाह जफर को मार दिया गया। मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। जून 1858 में अब क्या हुआ, झांसी पर भी कब्जा कर लिया गया। अब अंग्रेज क्या करती है कि अब पूरा ये कोशिश करती है कि भारतीयों का जो सहयोग है उन्हें मिले, उनका समर्थन मिले, और वो ऐलान कर देती है कि वफादार जो भूस्वामी हैं उनके लिए इनाम ऐलान कर देती है। वो कहती है कि इस विद्रोह में जो लोग अंग्रेज़ों का साथ, अंग्रेज़ों की हत्या नहीं किए हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। उन्हें अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देंगे तो उन्हें हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वो क्या करती है, हज़ारों लोगों को, नवाबों को, राजाओं को मुकदमे चला देती है और उन्हें फांसी पर लटका देती है। तो अगला विद्रोह क्या था, पॉइंट था विद्रोह के बाद के साल। अब हम देखते हैं विद्रोह के बाद के साल का। तो 1859 में अंग्रेज अब क्या करती है कि 1859 तक देश पर दोबारा नियंत्रण हो जाता है। अब पहले हम देखें कि उनकी जो हाथ से, अंग्रेज़ों की कंपनी के हाथ से सत्ता निकलते चली जा रही थी, लेकिन 1859 के आखिर तक अंग्रेज़ जो है फिर दोबारा इस देश पर अपना नियंत्रण कर लेती है, इस देश पर अपना कब्जा कर लेती है। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि पहले जैसे जो नीति वो बना रही थी उसके सहारे फिर से शासन नहीं किया जा सकता है। अगर हमें आगे शासन करना है तो इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, इसमें कुछ अलग से कुछ नियम कानून बनाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि 1858 में ब्रिटिश संसद एक कानून बनाती है। इस कानून के तहत क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो हैं ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया। अब ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था, तो किस कानून के तहत? तो 1858 के कानून के तहत ये जो कानून पारित किया गया था, तो किसके द्वारा? तो ये ब्रिटिश संसद के द्वारा कानून पारित किया गया था। अब भारतीय जो, और इसके अलावा भारतीय का जो मामला था उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, ये जो कंपनी का जो सारे अधिकार थे ब्रिटिश को सौंप दिया गया, तो इसके लिए कहा गया कि भारतीय का जो मामला है इसे बेहतर ढंग से, भारत को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये करना जरूरी था। और इसके लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्रिमंडल के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें सलाह देने के लिए, उन्हें समर्थन देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए या फिर सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था जिसे कहा गया था इंडिया काउंसिल। अब आगे हम देखते हैं कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे को वायसराय का ओहदा दिया गया। तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, तो किस कानून के तहत? तो 1858 में जो कानून बना था उसी के तहत ये कहा गया था। अब दूसरा नंबर है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि देश के अंग्रेज जो है, कंपनी जो है, देश के सभी शासकों को भरोसा देती है कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि उनके जो दत्तक पुत्र हैं उसको सौंपने की छूट दे दी जाएगी। इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से नवाब पर, राजा पर ये नियम कानून सौंप दिया गया था, थोप दिया गया था कि उनके जो दत्तक पुत्र हैं या फिर उनके जो वंशज नहीं हैं तो उन्हें का जो रियासत है उनसे छीन लिया जाएगा। तो अब जब ये 1859 तक जब अंग्रेज़ों का, कंपनी का पूरी तरह से कब्जा हो जाता है तो वो अब अलग अलग तरह के नियम कानून बना लेती है और वो लोगों को अब भरोसा दे देती है कि पहले जो था उस तरह का अब कानून नहीं रहेगा और दत्तक जो पुत्र रहेंगे या फिर उनकी जो अपनी जो रियासत है, अपने जो वंशज हैं, उनको सौंपने का, उनकी जो संपत्ति है, उनका जो पहले का जो वंशज है वो उस पर अपना उसे अपना अधिकार सौंप सकते हैं। लेकिन इसके लिए वो एक बात के लिए प्रेरित करते हैं कि इतना अधिकार तो हम आपको दे रहे हैं कि आप दत्तक पुत्र को वंशज बनाइए, आगे का रियासत सौंप दीजिए,
आप अपने वंशज को या फिर आपके जो भूक्षेत्र है उस पर हम कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करना होगा। आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। अब भारतीय सिपाहियों का जो अनुपात था इसमें भी बदलाव किया गया। भारतीय सिपाहियों का जो अनुपात था और यूरोपीय सिपाहियों की अनुपात जो संख्या था बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा पॉइंट है मुसलमानों का जो ज़मीन था, उनकी जो संपत्ति थी उसे बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। तो ये जो है 1859 में जो पूरी तरह से कब्जा हो गया, तो ये बाद में अलग अलग तरह का ये अपने शासन करने का तरीका बदल रहे हैं। तो मुसलमानों का जो ज़मीन था, संपत्ति था, उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें ऐसा संदेह था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो शत्रुता का जो भाव था, ये अंग्रेज़ों को लग रहा था कि ये इन्हीं के द्वारा खड़ा किया गया है या फिर इन्हीं के द्वारा इसे पैदा किया गया है, इन्हीं का सहयोग है इस शत्रुता का माहौल पैदा करने में। अब हम आगे देखते हैं। पांचवा, भारत के लोगों के धर्म, यानी अंग्रेज ये फैसला ले लेते हैं कि वे भारत के जो लोग हैं और धर्म उनका और सामाजिक जो रीति रिवाज है उसका सम्मान करेंगे। चौथा पॉइंट है, 6 पॉइंट है सॉरी, कि भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को अस्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई जाएगी। तो ये जो अलग अलग तरह के कानून बना रहे थे अंग्रेज, वो जान रहे थे कि पहले की तरह हम अगर शासन करेंगे तो फिर वो शासन करना या फिर देश पर अपना कब्जा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम भारत पर सही ढंग से, सुचारू ढंग से शासन अपना नहीं चला सकते हैं। इस तरह से वो क्या करती है कि अलग अलग ढंग से वो नियम कानून बनाना शुरू कर देती है। अब हम आगे देखते हैं अन्यंत्र। इसका अर्थ हुआ कि जिस समय भारत में जब ये घटना घट रही थी, जब विद्रोह हो रहा था, तो दूसरे देश में, अगला क्षेत्र में और सब इलाकों में क्या घटना घट रही थी। तो उस समय क्या हो रहा था कि 1857 में भारत में जब ये विद्रोह फैल रहा था, तो उसी समय क्या हुआ, दक्षिण के चीनी भागों में भी एक विशाल जनद्रोह फैल गया था। यानी कि जब 1857 में जब ये क्रांति हो रही थी, तो उसी समय क्या हुआ, चीन के दक्षिणी भागों में विशाल जन विद्रोह फैल गया था। ये विद्रोह जो है 1850 में शुरू हुआ था। तो ये विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1850 में शुरू हुआ था और 1860 के मध्य में जाकर ये खत्म हो गया। यानी कि 1850 से शुरू होकर 1860 में ये समाप्त हो गया था। और हांग चिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के सर्वांगिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी थी और इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो 1850 से 1860 के बीच चीन के दक्षिणी भागों में जो विशाल जनद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो हांग चिकुआंग, उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद ली गई थी। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह से मदद ली गई थी। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर था 8th क्लास के हिस्ट्री का 5 चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आप तभी जो मैं वीडियो बनाऊंगी सबसे पहले आपके पास जाएगा। थैंक यू।